गीत की बात सुनने के बाद अहम नाराज होकर उसके पास से हटकर डॉक्टर से मिलने जाने लगा। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि मोबाइल पर ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने अनमने ढंग से उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज आई, कहाँ है यार, जल्दी से ऑफिस आ जा यहाँ। अहम ने पूरी बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कटते ही ध्रुव ने मोबाइल देखा और परेशानी भरी आवाज में कहा, ये लड़का भी ना मेरी पूरी बात सुनता भी नहीं है। कोई नहीं, स्टाफ तो मेरी बात सुनेंगे ही। वह अपनी कैबिन से बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, सभी स्टाफ मेरी तरफ ध्यान दो। कपूर इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में सभी स्टाफ के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। ऑफिस के भी सभी स्टाफ अपना पिछले दिन का पेंडिंग पड़ा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। ध्रुव की आवाज सुनते ही स्टाफ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, कल हमारी कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। अब ये गड़बड़ी किसने की है वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन बॉस के आने से पहले बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जानी चाहिए। तुम लोगों को पता है ना कि अहम को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए भूल कर भी कोई गलती मत करना। सभी को समझाकर ध्रुव वापस अपने कैबिन में चला गया और डेस्कटॉप पर कुछ सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। वहीं ऑफिस के सभी स्टाफ और भी तेजी से अपने अपने काम करने में लग गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। हर कोई अपनी जॉब को बचाना चाहता था। तभी एक बार फिर ध्रुव गुस्से में अपनी कैबिन से बाहर निकला और एक लड़की का नाम पुकारते हुए कहा, अभी तुरंत मेरे कैबिन में आओ। वह लड़की डरती हुई ध्रुव के कैबिन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गीत को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। गीत, गीत बेटा। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। वह मन ही मन बोली, ये तो दादू की आवाज लग रही है, लगता है वो मुझे पुकार रहे हैं। गीत खड़ी होती हुई बिट्टू से बोली, तू यहीं रुक, मैं कुछ देर में आती हूँ, ठीक है? बिट्टू ने हाँ में सर हिला दिया और गीत वहाँ से निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई। गीत को देखते ही दादू बोले, किससे लड़ रही थी बेटा? अरे दादू, था कोई बदतमीज, मुझे ही बदतमीज बोल रहा था। अब आप ही बताइए दादू, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो क्या वो बदतमीज बोलेगा मुझे? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी, तुमने सॉरी कहा उससे? गीत ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं। फिर तो तुम्हें एक बार उसे सॉरी कहना ही चाहिए। गीत मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है दादू, आप कहते हैं तो कह दूंगी, लेकिन वो तो नाराज होकर चला गया, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। उसी समय उस रूम में अहम ने एंटर करते हुए कहा, दादू, डॉक्टर से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा कि आपको 1-2 दिन और यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए। बोलते हुए अचानक उसकी नजर दादू के सिरहाने बैठी गीत पर पड़ी और वो एकदम चौंक पड़ा। वहीं गीत भी अहम को देखकर एकदम चौंक गई थी। वह मन ही मन आश्चर्य करते हुए बोली, ये दादू का पोता है। उसके लिए यह एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि उसने दादू के पोते को ही थप्पड़ मारा था और दोबारा बिना सॉरी बोले उससे लड़ भी लिया। दूसरी तरफ अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की दादू के पास आखिर कर क्या रही थी। वह दादू को कैसे जानती थी? दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी दादाजी बोल पड़े, गीत बेटा, ये अहम कपूर, मेरा पोता और कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक भी। फिर वह अहम की तरफ देखते हुए बोले, अहम, ये गीत है, बहुत अच्छी लड़की है। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर है और अपने ही हॉस्पिटल में सेवा देती है। इसने हमारी बहुत अच्छी सी सेवा की है, इसके वजह से ही तो मैं इतने जल्दी ठीक हो पाया। दादाजी उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे और अहम बस एक टक गीत को देखे जा रहा था। गीत को अहम के सामने अजीब सा फील हो रहा था। उसने एम्बैरस फील होने से बचने के लिए उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाय। फिर तुरंत ही अपना सर नीचे कर लिया। अहम ने भी धीरे से कहा, हाय। गीत को अब सच में वहाँ और भी ज्यादा एम्बैरस फील होने लगा। वह उस समय भूल चुकी थी कि उसे सॉरी भी कहना चाहिए और थैंक यू भी। उसी समय वहाँ डॉक्टर लतिका आकर बोली, मिस्टर अहम, गीत, आप दोनों प्लीज थोड़ा बाहर जाइए, मुझे कुछ चेकअप करना है। गीत को बहाना मिल गया था।
वह अहम से कतराती हुई तेजी से बाहर निकल गई। वह रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद पर खींचती हुई बोली, पागल हो गई है तू गीत, तूने इसे थप्पड़ मार दिया। इसे दादू को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? तू तो बेटा गई। अब सोच क्या रही है? माफी मांग जाके उससे, माफी मांग। उसी समय अहम भी कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने तिरछी नजरों से गीत को देखा। उसने आज पहली बार ध्यान से उसका चेहरा देखा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहम को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी शायद पैसों की बात करके कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है उसे। हो सकता है ध्रुव की बात सच हो, ये उस टाइप की लड़की नहीं होगी। इसने तो मेरे दादू की सेवा भी की है, इसे मैं ही सॉरी कह देता हूँ। वही गीत खुद को समझाते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ देर तक वह अपने से ही लड़ती रही, फिर डिसाइड किया कि अब वह सीधा उसे आई एम सॉरी बोल देगी। ना ही कोई झिझक, ना कोई टेंशन, कुछ भी नहीं। ऐसा विचार करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और झिझकते हुए अहम की तरफ मुड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। उसी समय अहम भी बोल पड़ा, आई एम सॉरी। क्या ये सॉरी दोनों के बीच की गलतफहमी मिटा पाएगी? कपूर इंडस्ट्रीज में क्या गड़बड़ हुई है जो अहम के लिए परेशानी बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी तकरार, सिर्फ प्रति। सॉरी कहने के बाद अहम और गीत की नजरें पल भर के लिए एक दूसरे से मिली और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल गीत थोड़ा संकोच करते हुए बोली, बिट्टू की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अहम भी तुरंत बोल पड़ा, तुम्हें भी थैंक यू दादू का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। पल भर की बातचीत के बाद एक बार फिर उनके बीच चुप्पी सी छा गई। गीत को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। वहीं अहम को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी लड़कियों से इस प्रकार बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस लड़की में कुछ तो स्पेशल है, जिसके कारण उसे उससे नफरत भी नहीं हो रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं किसी भी लड़के पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता कल ये भी बाकी लड़कियों की तरह निकले। उसी समय डॉक्टर लतिका दादू के कमरे से बाहर निकली। मिस्टर अहम, मैंने आपके दादू का चेकअप कर लिया है। अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कल तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहने दीजिए। हम इनका आर्ली बीपी फ्लक्चुएशन मॉनिटर करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। अहम ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया। अब डॉक्टर लतिका गीत की तरफ देखते हुए बोली, गीत, तुम बिट्टू को ले जा सकती हो, वो बिल्कुल ठीक है। गीत ने डॉक्टर लतिका को धन्यवाद किया। थैंक यू डॉक्टर। वह बस किसी तरह अहम से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने तेजी से सीढ़ियों पर अपने कदम आगे बढ़ाए। इस दौरान उसका एक पैर सीढ़ी के किनारे पर पड़ा और वह गिरने को हुई। लेकिन उसी पल अहम की नजर गीत पर पड़ी और उसने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही अहम का भी संतुलन बिगड़ा और वह भी गिरने को हुआ। लेकिन संयोग से उसके दूसरे हाथ में सीढ़ी की रेलिंग आ गई। इस आपाधापी में अहम का एक हाथ गीत की कमर पर आ गया और गीत उसके बाहों में सिमट गई। अहम और गीत का चेहरा एकदम से पास आ गया। गीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार वह किसी लड़के के इतने करीब थी। वहीं अहम की भी वही हालत थी। वह एकटक गीत की आंखों में देखे जा रहा था। गीत को अजीब लग रहा था, इसीलिए वह बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। अहम को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह जैसे अपना सुध बुध खोकर उसकी आंखों में डूबा जा रहा था कि तभी गीत ने हल्के से खांसकर माहौल की चुप्पी को तोड़ा। अहम को भी एहसास हुआ कि वह कहाँ खड़ा है। उसने उसे धीरे से गीत को अपने से अलग किया। गीत संकोच करती हुई बोली, थैंक्स। फिर भी एक पल गवाए बिना अपना पैर सीढ़ी पर आगे बढ़ाया और एक बार फिर फिसली। अहम फिक्रमंद अंदाज में चिल्लाते हुए बोला, संभाल कर।
गीत ने किसी तरह खुद को संभाल लिया और खुद पर खींचती और अफसोस करती हुई नीचे चली गई। उसके जाते ही अहम हैरान होता हुआ खुद से बोला, मुझे हो क्या गया था? इस लड़की के पास आते ही मैं खुद को अलग क्यों महसूस करने लगा हूँ? मैंने पहले तो कभी किसी लड़की की ऐसी केयर नहीं की। वह इसी बातों में डूबा हुआ दादू के कमरे में पहुंचा। दादू बेड पर लेटे हुए थे। अहम उनके सिरहाने बैठता हुआ बोला, दादू, हम आपको कल घर ले जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर से कहकर वहीं आपके लिए एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम करवा दूंगा जो आपकी दिन रात सेवा कर सके। दादू बोले, मुझे किसी और नर्स की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि गीत ही मेरी सेवा करे। अहम हैरान होता हुआ बोला, दादू, वो रेड क्रॉस की मेंबर है, यहाँ अपने मन से सेवा देती है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। दादू जिद करते हुए बोले, अगर कोई मेरी सेवा करेगी तो वो गीत ही होगी और कोई नहीं। अहम बोला, गीत ही क्यों दादू, दूसरी नर्स भी तो सेवा कर सकती है। दादू बोले, क्योंकि गीत बहुत प्यारी लड़की है और उसने जिस तरह से मेरा यहाँ ख्याल रखा है वैसा कोई नहीं रख सकता। उसने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अहम बोला, दादू, अगर वो नहीं मानी तो? दादू जिद करते हुए बोले, तुम्हें उसे किसी भी तरह लाना ही होगा, बस मुझे उसके सिवाय कोई दूसरी नर्स नहीं चाहिए। इतना कहकर दादू ने अपना मुंह फेर लिया। तब अहम हंसता हुआ बोला, अच्छा दादू, ठीक है, आप भी ना बहुत जिद्दी हो। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। दादू ने तुरंत अपना दायां हाथ अहम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात नहीं, तू मुझसे वादा कर कि उसे घर लेकर आएगा। अहम ने प्यार भरी नाराजगी दिखाते हुए कहा, दादू। दादू भी अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, नहीं, वादा कर मुझसे। अहम मुस्कुराते हुए दादू की हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि गीत को घर लेकर आऊंगा। अब आप खुश हैं? दादू ने एक मीठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, बहुत। दादू को खुश देखकर अहम भी बहुत खुश हुआ। वह खड़ा होता हुआ बोला, ठीक है दादू, गीत नीचे ही होगी, मैं अभी बात करके आता हूँ। उसके जाते ही दादू ने मन ही मन सोचा, गीत ही है वो लड़की बेटा जो तुम्हारी नफरत को कम कर सकती है। बस मेरी यही इच्छा है कि तुम बस किसी तरह उससे मिलो, बातें करो, उसे समझो, ताकि लड़कियों के प्रति तुम्हारे मन में ये जो नफरत है वो खत्म हो सके। वहीं अहम ने फिलहाल दादू को हाँ तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कर दी थी जो वह कभी नहीं करना चाहता था। वह गीत से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दादू की खुशी के कारण वह गीत से बात करने के लिए नीचे आया। लेकिन तब तक गीत अपने भाई बिट्टू के साथ वहाँ से जा चुकी थी। अहम परेशान होता हुआ बोला, अब मैं इस लड़की से कैसे बात करूँगा? मुझे शायद रिसेप्शन से इसका एड्रेस लेना होगा। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसका गुस्सा एकाएक 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह रिसेप्शन पर गीत के घर का एड्रेस लिए बिना ऑफिस के लिए निकल गया। आखिर ऐसा क्या लिखा था मैसेज में कि अहम गुस्सा होकर ऑफिस के लिए निकल गया? क्या अहम दादू की इच्छा पूरी कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जाने के लिए सुनिए प्यार और तकरार सिर्फ RS लाइव पर। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे RS लाइव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।